कभी सोचा है जिस इंसान के साथ आप ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं वही आपकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बना दे। एक नई दुल्हन, एक हनीमून ट्रिप और फिर अचानक एक खून से लथपथ पहाड़ी खाई में मिली एक लाश। क्या ये हादसा था या पहले से रची गई साजिश? जिसे वो पत्नी समझता रहा, क्या वह उसकी मौत की वजह थी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम केस स्टोरी, जहां हर केस एक सबक लेके आता है। दोस्तों, हम आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में आपको न सिर्फ इस कहानी का चौंकाने वाला सच पता चलेगा, बल्कि हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और सुझाव साझा करेंगे जो ऐसे हालात में बेहद काम आ सकते हैं। यह जानकारी आपके लिए, आपके अपनों के लिए एक ढाल बन सकती है। झारखंड के धनबाद जिले की रहने वाली सोनल एक साधारण परिवार की बेहद महत्वाकांक्षी लड़की थी। एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली माँ और कोल माइन में काम करने वाले पिता की बेटी सोनल की, जिसने हमेशा बड़े सपने देखे थे, प्यार में भी और ज़िंदगी में भी। इंदौर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात हुई राघव यदुवंशी से, जो एक मध्यवर्गीय लेकिन संस्कारी और सुलझा हुआ लड़का था। राघव यदुवंशी की सादगी और ईमानदारी ने सोनल को आकर्षित किया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और फिर परिवार की सहमति से शादी हो गई। 11 मई 2024 को शादी हुई, पूरी रीति रिवाजों के साथ। राघव यदुवंशी के माता पिता ने अपनी सीमित बचत से एक शानदार रिसेप्शन भी दिया। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन सोनल का सपना कोई और था। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सबक है जो हर किसी को जानना चाहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं आप हमें किस शहर से देख रहे हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही सोनल और राघव ने हनीमून पे जाने की योजना बनाई। गुवाहाटी, कामाख्या मंदिर और फिर मेघालय के खूबसूरत पहाड़ी इलाके। राघव ने बड़ी मेहनत से सब प्लान किया। सोनल ने भी सोशल मीडिया पर माय ड्रीम हनीमून जैसी स्टोरीज शेयर की, लेकिन जो नहीं दिखा वो था सोनल का मन। सोनल ने भले ही शादी के 7 फेरे लिए थे, सच्चाई ये थी कि सोनल का दिल अब किसी और के लिए धड़कता था। शादी के बाद भी उसके ख्यालों में कोई और बसा था, एक नाम जो उसकी ज़िंदगी में कभी गुजरे हुए कल की तरह था। उसका नाम था ताज कुशवाहा, इंदौर का एक फिटनेस कोच जिसके साथ सोनल की नज़दीकियां कॉलेज के दिनों से थी। ताज कुशवाहा को खोने का ख्याल सोनल को बर्दाश्त नहीं था और अब राघव उसकी राह का रोड़ा बन चुका था। मेघालय पहुंचने के बाद सोनल ने बहाने से राघव को स्कूटी किराए पे लेने को कहा। दोनों शिलांग की वादियों में घूमे, लेकिन इसी बीच सोनल लगातार किसी से फ़ोन पे बात करती रही। वह बेचैन सी इधर उधर देखती और कभी कभी राघव से दूर जाके बात करती। रात के करीब 8 बजे दोनों एक पहाड़ी सड़क पे पहुँचे, जहाँ से आगे एक घना जंगल था। वहाँ पहुंचकर सोनल ने अचानक स्कूटी रुकवा दी। राघव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, थोड़ी देर रुकते हैं, उसने कहा। राघव ने मुस्कुराकर हामी भरी। कोई बात नहीं, चलो यहीं बैठते हैं। सोनल और राघव उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और चारों तरफ घना सन्नाटा फैला हुआ था। मोबाइल नेटवर्क गायब हो चुका था और जीपीएस भी अब सिर्फ
घूमती हुई सुई दिखा रहा था। अचानक दूर एक मोड़ पर 3 परछाई नजर आई। वो तेजी से पास आती दिखी। 3 अनजान आदमी जिनके चेहरे धुंध में साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। सोनल ठिठक गई। उसने राघव का हाथ थामा और फुसफुसाई, देखो वहाँ कोई है, शायद लोकल गाइड हो, चलो उनसे रास्ता पूछते हैं। राघव ने गौर से देखा। तीनों की चाल में एक अजीब सी गंभीरता थी। न मुस्कान, न कोई उत्सुकता, सिर्फ सीधे उनकी ओर बढ़ते हुए कदम। राघव ने धीरे से सोनल से कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल कर, कुछ गड़बड़ लगे तो वापस मुड़ जाना, समझी? राघव थोड़ा सतर्क हुआ। राघव कुछ अनहोनी महसूस कर रहा था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। अचानक पीछे से किसी ने उस पर वार कर दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि वह समझ भी नहीं पाया और वहीं गिर पड़ा। पहाड़ियों में उसकी आवाज़ हमेशा के लिए गुम हो गई। तीनों हमलावर ने राघव की घड़ी, चेन, अंगूठी और ब्रेसलेट उतार लिए। राघव का पर्स भी गायब कर दिया। लाश को एक खाई में फेंक दिया और पास ही एक दाव यानी लकड़ी काटने वाला हथियार भी छोड़ दिया, ताकि लगे कि किसी पहाड़ी डाकू ने हमला किया है। सोनल ने बड़ी चालाकी से अपने चेहरे पर घबराहट और मासूमियत का नकाब ओढ़ लिया। अगली सुबह वह बिना किसी को कुछ बताए लोकल टैक्सी लेकर गुवाहाटी के लिए निकल गई और वहां से सीधा इंदौर की फ़्लाइट पकड़ी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर पहुंचते ही उसने कहा, राघव रास्ते में कहीं गुम हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। परिवार में कोहराम मच गया। मेघालय पुलिस को जब राघव यदुवंशी की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की। ड्रोन, SDRF, NDRF और लोकल गाइड की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया। 11 दिन बाद राघव यदुवंशी की लाश एक खाई में मिली, लेकिन तब तक सोनल अपने मायके लौट चुकी थी। चेहरे पर बेबसी का नकाब और आंखों में बनावटी आंसू लिए वह हर किसी को यही कहती रही, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा वह अचानक गायब कैसे हो गया। मैं टूट चुकी हूँ। पर अब कहानी ने मोड़ लिया। होटल के बाहर लगे एक CCTV फुटेज ने पहली बार शक की सुई सोनल की तरफ मोड़ी। वीडियो में एक कार लगातार राघव और सोनल की रेकी करते दिखी। वहीं एक गाइड अल्बर्ट डार्की ने बताया कि वो दोनों एक 3 अजनबियों के साथ जंगल की ओर निकले थे और उन तीनों लोगों में से कोई भी महिला नहीं थी। सोनल अकेली महिला थी। चारों हिंदी में बात कर रहे थे। इस बयान ने पुलिस को चौकन्ना कर दिया। कुछ और गवाहियों और लोकेशन ट्रैकिंग से पुलिस को पता चला कि घटना वाले दिन सोनल बार बार किसी ताज कुशवाहा नाम के नंबर से संपर्क में थी। अब इंदौर पुलिस सक्रिय हुई। इंदौर में सघन पूछताछ और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच के बाद पुलिस 3 लोगों को पकड़ा, जिसमें एक था ताज कुशवाहा। पूछताछ में सच्चाई बाहर आई। ताज कुशवाहा ने कबूला, हाँ हमने राघव यदुवंशी को मारा। सोनल ने हमें 3 लाख की सुपारी दी थी। 2 किस्तों में पैसा मिला, एक इंदौर में और एक गुवाहाटी में। इस बीच मीडिया में हलचल मच गई। सोनल जो अब गाजीपुर यूपी में थी, डर के मारे वहाँ के नंदगंज थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर बैठी। जब पुलिस ने सोनल से सवाल किया क्यों, उसने बस यही कहा, मैं ताज कुशवाहा से बहुत प्यार करती थी और राघव मेरे रास्ते में आ गया था। शादी क्यों की फिर, पुलिस ने पूछा। प्रेशर था, घर वालों का, समाज का। मैं कमज़ोर पड़ गई थी। लेकिन हत्या, मुझे लगा एक बार राघव हट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ये रास्ता सही था, पुलिस ने पूछा। नहीं, लेकिन उस वक्त मुझे यही सही लगा।
आज सोनल जेल में है, ताज कुशवाहा और उसके साथी भी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन राघव यदुवंशी, जो सिर्फ अपने प्यार के साथ ज़िंदगी शुरू करना चाहता था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। कभी कभी प्यार की जगह जुनून और रिश्तों की जगह साजिश ले लेती है, और तब एक हनीमून भी एक खून की कहानी बन जाता है। अगर रिश्ते बोझ लगने लगे तो उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजिए, लेकिन वो रास्ता कभी खून से होकर ना जाए। और अब जैसा कि हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, पेश है वो कुछ कानूनी सुझाव और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके लिए एक जागरूक, समझदार और सुरक्षित भविष्य की दिशा में छोटा लेकिन असरदार कदम साबित हो सकती है। कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस फॉर व्यूअर। विवाह के बाद भी अगर कोई रिश्ता अस्थिर है या जबरन निभाया जा रहा है तो उसका समाधान कभी भी अपराध नहीं हो सकता। भारत का कानून हर नागरिक को न्याय और सम्मान से जीने का हक देता है, लेकिन किसी की हत्या या साजिश उस अधिकार का हनन करती है। शादीशुदा जीवन में अगर आप भावनात्मक रूप से परेशान हैं, तो तलाक, काउंसलिंग और कानूनी प्रक्रिया के रास्ते मौजूद हैं। कोई भी हिंसा या हत्या कानूनन अपराध है और इसके लिए आईपीसी की धाराओं के तहत सख्त सजा का प्रावधान है। सुपारी देकर हत्या कराना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 हत्या, 120B षड्यंत्र और 201 सबूत मिटाना के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक हो सकता है। अफेयर, बेवफाई या निजी संबंधों में धोखा भले ही नैतिक रूप से गलत हो, लेकिन इसका समाधान कानून से बाहर जाकर नहीं किया जा सकता। अगर आपके आसपास किसी रिश्ते में हिंसा, मानसिक उत्पीड़न या अवैध गतिविधि हो रही है तो चुप न रहें। पुलिस, महिला हेल्पलाइन या साइबर सेल जैसी संस्थाएं मदद के लिए मौजूद हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो या आपको सोचने पे मजबूर किया हो, अगर इसमें दी गई सच्ची घटनाएं, कानूनी जानकारी और सुझाव आपको जरा भी मददगार लगे हों, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी समय रहते जागरूक हो सके और ऐसे हालात में सही फैसला ले सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली क्राइम स्टोरी के लिए बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। अगली मुलाकात, तब तक अपनों का ख्याल रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते।